आज हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन पाइनस। पाइनस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो पाइनस के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, काइक जनन एब्सेंट होता है, जबकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। काइक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। पाइनस का जो प्लांट होता है वो मोनोसियस प्लांट होता है। पाइनस का प्लांट मोनोसियस होता है और मेल और फीमेल कौन जो रहते हैं वो इसमें रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। मेल और फीमेल कौन जो रहते हैं वो एक ही ट्री पर लगते हैं, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस पे लगते हैं। एक ही ट्री पर लगेंगे लेकिन उनकी जो ब्रांचेस होती है वो अलग अलग रहती है। अलग अलग ब्रांचेस पे मेल और फीमेल के कौन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। प्लांट जो इसका होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है। जनरल कैरेक्टर जब हमने पढ़े थे उस टाइम भी हमने देखा था कि इसमें दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, एक तो मेगास्पोर होता है और एक माइक्रोस्पोर होता है। तो जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल का पार्ट बनाने का काम करता है और जो मेगास्पोर होता है वो फीमेल का पार्ट बनाने का काम करता है। पाइनस के अंदर मेल कौन जो होता है, पाइनस के अंदर मेल कौन जो रहता है वो स्केबी लीव जो होती है, जो लॉन्ग शूट जो रहता है, लॉन्ग शूट जो रहता है उसमें स्केबी लीव के एक्सिस पे लगा हुआ रहता है। लॉन्ग शूट पर स्केबी लीव के एक्सिस से लगा हुआ इसका मेल का जो कोण होता है वो पाया जाता है। पाइनस का जो मेल कोण होता है, पाइनस का जो मेल कोण होता है वो लॉन्ग शूट पे पाया जाता है। लोअर ब्रांचेस जो रहती है, प्लांट की जो लोअर की नीचे की जो ब्रांचेस होती है वहां पे मेल कोण लगता है, और ऊपर की जो ब्रांचेस होती है, अपर ब्रांचेस जो होती है, प्लांट की जो ऊपर का जो पार्ट होता है, ऊपर की जो ब्रांचेस होती है वहां पर फीमेल का कोण लगता है। मेल का कोण पहले डेवलप होता है और फीमेल का जो कोण होता है वो बाद में डेवलप होता है। मेल का कोण पहले डेवलप होगा और फीमेल का कोण होता है वो बाद में डेवलप होता है। जो फीमेल का जो कोण होता है वो चारों तरफ स्केली लीव से ढका हुआ रहता है। चारों तरफ स्केली लीव से पूरा मेल का कोण, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया मेल कोण का। तो जो मेल का जो कोण होता है वो चारों तरफ स्केली लीव से ढका हुआ रहता है। चारों तरफ इसमें स्केली लीव प्रेजेंट होती है। जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर, रेड ब्राउन हो जाता है। मेच्योर होने के बाद में इसका जो कलर होता है वो रेड या ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर हो जाता है। जिस ब्रांच पे फीमेल का कोण लगता है या जो स्केली लीव जो रहती है उनकी एक्सिस पे जो मेल का कोण लगता है, तो स्केली लीव्स या जिस ब्रांच पे मेल का जो कोण लगता है उसे हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। जिस ब्रांच के ऊपर मेल का कोण लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। तो चारों तरफ इसमें छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट रहती है, पूरा स्केली लीव से कवर रहता है, ढका हुआ रहता है। जब इस मेल कोण का एक एलएस लेते हैं, मेल कोण का जब लॉन्गिट्यूड सेक्शन लेंगे, एलएस लेंगे, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तीन भागों में इसको डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। एक तो इसका स्टाल्क होता है जिसे हम वृंत बोलते हैं, स्टाल्क, मेन एक्सिस, और इसमें माइक्रोस्पोरोफिल। दो प्रकार की इसका जो पाइनस का जो मेल कोण होता है उसका एलएस जब लेते हैं तो उसमें दो प्रकार की लीफ प्रेजेंट रहती है। सबसे नीचे की जो लीफ रहती है उसे हम स्टेराइल लीफ बोलते हैं। इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया एब्सेंट होती है, इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं लगती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, बंदे पत्तियां बोलते हैं या स्टेराइल लीफ बोलते हैं। दूसरी मिडल लीफ और जो अपर लीफ होती है, मिडल यानी कि बीच की जो लीफ होती है और ऊपर की जो लीफ होती है उन्हें फर्टाइल लीफ बोलते हैं। फर्टाइल का मतलब जिन ब्रांचेज के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहती है उसे हम क्या बोलेंगे, फर्टाइल लीफ बोलते हैं। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है उसके बेस भाग में, माइक्रोस्पोरोफिल के बेस भाग में क्या लगी रहती है, माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है वो पूरे प्लांट के ऊपर स्पाइरली अरेंज रहती है, स्पाइरली अरेंज रहती है। बीच में एक सेंट्रल एक्सिस होता है, बीच में सेंट्रल एक्सिस और उसके दोनों साइड में माइक्रोस्पोरोफिल होती है जो स्पाइरली अरेंज रहती है, सर्पिलाकार क्रम में पाई जाती है। और इसके बेस भाग में, माइक्रोस्पोरोफिल के बेस वाले भाग पे क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहती है। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। नीचे जो ये नीचे इसका जो भाग है जिसे हम बोलते हैं स्टाल्क, ये वृंत से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्टाल्क बोलते हैं। तो ये एक मेल कोण का एक्सिस है जिसमें सेंट्रल एक्सिस मुख्य एक्सिस होता है, माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल के बेस के भाग पे, आधार के भाग पे क्या लगी रहती है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। जब एक माइक्रोस्पोरोफिल की स्ट्रक्चर देखेंगे, एक लीफ यानी कि इस एक लीफ की जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस प्रकार का डायग्राम हमें दिखेगा, इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखेगी। इसमें सब ये ऊपर का जो भाग है वो ट्राइएंगुलर होता है, तिकोना होता है, तिकोने आकार का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। और इसका जो डोर्सल सरफेस होता है, माइक्रोस्पोरोफिल का जो डोर्सल सरफेस होता है उसके ऊपर दो माइक्रोस्पोरेंजिया जुड़ी हुई रहती है, दो माइक्रोस्पोरेंजिया जुड़ी हुई रहती है आधार भाग से। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं और नीचे का जो भाग रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टाल्क या वृंत बोलते हैं, स्टाल्क या
वृंत से जुड़ी हुई क्या मिलेगी, माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल के बेस या डोर्सल भाग में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहती है। तो ये तो था एक मेल का जो कोण होता है उसका डिस्क्रिप्शन या उसका डायग्राम। मेल का जो कोण होता है वो छोटा होता है, फीमेल का कोण थोड़ा बड़ा होता है। मेल का कोण जो रहता है वो पहले डेवलप होता है, फीमेल का कोण बाद में डेवलप होता है। मेल का जो कोण होता है वो लोअर ब्रांचेस पे होता है, उसके लिए लीव्स के एक्सिस पे लगा हुआ रहता है। जो फीमेल का जो कोण होता है वो अपर ब्रांचेस पे पाया जाता है। अब हम इसके मेल कोण के बाद में हम देखते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो माइक्रोस्पोरोफिल के बेस वाले भाग में यानी आधार भाग पे लगी हुई रहती है। अब हम देखेंगे इसका डेवलपमेंट कैसे होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो माइक्रोस्पोरोफिल के बेस में यानी कि जो माइक्रोस्पोरोफिल जो लीव होती है उसके बेस वाले भाग पे डोर्सल सरफेस पे क्या लगी रहती है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहती है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया रहती है वो किससे बनती है, माइक्रोस्पोरोफिल जो रहती है उसमें हाइपोडर्मिस की कोई भी एक सेल, माइक्रोस्पोरोफिल में हाइपोडर्मिस की कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होकर क्या करेगी, सबसे पहले डिवीजन शुरू कर देती है और एक कोशिका बनाती है। माइक्रोस्पोरोफिल की हाइपोडर्मिस की कोई भी एक सेल एक्टिव होकर डिवीजन करती है और डिवीजन करके सबसे पहले एक कोशिका बनाती है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी इनिशियल सेल बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी इनिशियल सेल। जो प्राइमरी इनिशियल सेल होती है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, परिणत विभाजन होते हैं, जिससे 2 सेल बनेगी। ऊपर की तरफ में जैकेट इनिशियल सेल बनती है, नीचे की तरफ में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलती है। ऊपर की तरफ क्या बनेगी, जैकेट इनिशियल सेल, और नीचे की तरफ में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनती है। जो जैकेट इनिशियल सेल होती है उसे हम कवर सेल भी बोल सकते हैं। ये कवर बनाने का काम करती है, जैकेट बनाने का काम करती है। जैकेट इनिशियल सेल जो रहती है उसमें पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, परिणत और अपनत विभाजन होते हैं, जिससे 4 लेयर का बाल बनता है। ऊपर की तरफ में क्या बनेगा, 4 लेयर का 4 लेयर का बाल बनता है। सबसे अंदर का जो बाल होता है उसे हम बोलते हैं टेपिटम। सबसे अंदर की बाल को हम क्या बोलते हैं, टेपिटम। जो टेपिटम होती है वो माइक्रोस्पोर के न्यूट्रिशन के अंदर काम में आती है, पोषण के अंदर काम में आती है। उसके बाद में जो प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल होती है उसमें पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, परिणत और अपनत विभाजन होते हैं, जिससे स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं। बहुत सारे सेल्स एक जगह इकट्ठी हो जाती है और उससे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं उसमें वापस डिवीजन होता है और डिवीजन से स्पोर मदर सेल बनती है। स्पोरोजिनस टिश्यू में डिवीजन होगा, डिवीजन से क्या बनेगी, स्पोर मदर सेल बनती है। ऊपर की तरफ में 4 लेयर का बाल है और नीचे क्या बन रही है, स्पोर मदर सेल बन रही है। जो स्पोर मदर सेल होती है उसमें मियोसिस डिवीजन होते हैं। स्पोर मदर सेल में क्या हो रहे हैं, मियोसिस डिवीजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे क्या बनेगा, स्पोर टेट्राड बन जाता है। जिससे क्या बनेगा, स्पोर टेट्राड। इसे हम बीजाणु चतुष्क भी बोलते हैं या चतुष्क बीजाणु भी बोल सकते हैं। हिंदी में से बोलते हैं चतुष्क बीजाणु। क्या बन रहा है, स्पोर टेट्राड। अब क्या होता है कि जो चारों तरफ की जो बाल होती है, ऊपर की जो चारों बाल होती है वो सब इसकी खराब हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, चारों बाल इसकी खराब हो जाएगी। और जो माइक्रोस्पोर रहते हैं वो इसमें से बाहर आ जाते हैं। माइक्रोस्पोर जो रहते हैं वो बाल खराब होने की वजह से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब एक जो माइक्रोस्पोर होता है उसका डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। उसमें सबसे बाहर की लेयर, माइक्रोस्पोर में सबसे बाहर की लेयर को एक्साइन बोलते हैं, उसके अंदर की लेयर को इंटाइन बोलते हैं। एक इसमें बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसका जो कलर होता है, माइक्रोस्पोर का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है। और इसमें दोनों तरफ में विंग प्रेजेंट होती है, मतलब पंखदार संरचना होती है। जो माइक्रोस्पोर होते हैं उसकी संरचना कैसी होती है, पंखदार होती है, दोनों तरफ इसमें विंग पाए जाते हैं। तो जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर निकलते हैं, यानी कि यहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं, स्पोर टेट्राड में से जब बाहर निकलेंगे तो एक येलो कलर का क्लाउड बन जाता है, एक बादल जैसी संरचना बन जाती है, क्लाउडी बोलते हैं। येलो क्लाउड बन जाता है, बादल जैसी संरचना, क्योंकि इसमें पंख होते हैं और ये एक साथ बाहर निकलते हैं। एक साथ बाहर निकलते हैं तो येलो कलर का क्लाउड बन जाता है। तो यहाँ पे एक जो माइक्रोस्पोर होता है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। अब इसके बाद में क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर होता है वो उसमें जर्मिनेशन होगा। माइक्रोस्पोर में जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के बाद में क्या बनेगा, मेल का गेमेटोफाइट। तो अब हम आगे देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड उससे डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, उससे मेल गेमेटोफाइट का विकास कैसे होता है। अब देखते हैं माइक्रोस्पोर जो रहता है, एक जो माइक्रोस्पोर होता है उससे गेमेटोफाइट कैसे बनता है, या माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो माइक्रोस्पोर का जो जर्मिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइट का बनना बोलते हैं। माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट का बनना ही
माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन होता है। तो माइक्रोस्पोर के बारे में हमने पढ़ा है कि इसकी बाहर की जो लेयर होती है वो एक्साइन होती है, अंदर वाली लेयर जो होती है वो इंटाइन होती है। बाहर की लेयर एक्साइन, अंदर वाली लेयर इंटाइन होती है। अब इसमें जो न्यूक्लियस रहता है, माइक्रोस्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिवीजन करता है और ये डिवीजन करके 2 सेल बनाता है। माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, डिवीजन करके 2 कोशिकाएं बनाता है। ऊपर की तरफ में प्रोथोलियल कोशिका बनती है, नीचे की तरफ में एंथ्रीडियल सेल बनती है। नीचे वाली कोशिका क्या होती है? एंथ्रीडियल सेल। ये थोड़ी बड़ी होती है, ये थोड़ी बड़ी होती है और ये कैसी होती है? स्मॉल होती है। तो ऊपर की तरफ में प्रोथोलियल कोशिका बनती है, नीचे की तरफ में एंथ्रीडियल सेल बनती है। जो प्रोथोलियल कोशिका होती है उसमें आगे कोई डिवीजन नहीं होता है। वैसे नॉर्मली ये डिवीजन करके सेकेंडरी प्रोथोलियल सेल बनाती है और उसमें वहां पे फिर डिवीजन उसका रुक जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसके अंदर आगे कोई डिवीजन नहीं होता है। प्रोथोलियल जो कोशिका होती है उसमें आगे कोई डिवीजन नहीं होते हैं, कोई विभाजन नहीं होते हैं। जो एंथ्रीडियल सेल होती है, जो एंथ्रीडियल सेल होती है उसमें आगे डिवीजन होते हैं और डिवीजन से 2 सेल बनती है। एंथ्रीडियल सेल डिवीजन करके 2 कोशिकाएं बनाती है। ऊपर की तरफ में जनरेटिव सेल बनती है, नीचे की तरफ में ट्यूब सेल बनती है और ये यहाँ पे प्रोथोलियल सेल है जिसमें कुछ डिवीजन नहीं होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये हवा के द्वारा डिस्पर्स हो जाता है। हवा के द्वारा ये वो कहाँ पहुंचेगा? न्यूक्लियस का जो सरफेस होता है, न्यूक्लियस का जो अपर पार्ट होता है जिसे हम पोलन चैम्बर बोलते हैं, वहां पर ये पहुंच जाता है। ये हवा के द्वारा डिस्पर्स होने के बाद कहाँ पहुंचेगा? न्यूक्लियस के सरफेस पे पहुंच जाता है, पोलन चैम्बर के अंदर पहुंच जाता है। अब इस इतना जो होता है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं प्री पोलिनेशन चेंजेस। इसे हम क्या बोलेंगे? प्री पोलिनेशन चेंजेस बोलते हैं। अब सेकंड में इसका आता है प्री पोस्ट पोलिनेशन चेंजेस। मतलब पोलिनेशन होने के बाद में या पोस्ट पोलिनेशन चेंजेस क्या होते हैं? तो पोस्ट पोलिनेशन चेंजेस के अंदर क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर की जो बाहर की जो लेयर होती है, जैसे मान लो ये एक्साइन थी, जो एक्साइन होती है बाहर वाली लेयर होती है, ये एक्साइन क्या होती है? फट जाती है। ये एक्साइन फट जाती है और जो इंटाइन जो होती है वो एक पोलन ट्यूब के रूप में इस तरह से बाहर आ जाती है। इंटाइन जो रहती है वो कैसी? पोलन ट्यूब के रूप में इस तरह से एक पोलन ट्यूब बन जाती है, पोलन ट्यूब। तो वो पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है। एक्साइन तो फट जाएगी और पोलन ट्यूब इंटाइन जो होती है, अंदर वाली जो लेयर होती है इंटाइन, वो कैसे? पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आ जाती है। और न्यूक्लियस की तरफ में जहां पे न्यूक्लियस में जो जहां पे आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है उस साइड में ये ग्रोथ करने लग जाती है। ये न्यूक्लियस यानी बीजांड काय न्यूक्लियस की तरफ में ग्रोथ करती है, वृद्धि करने लग जाती है। अब सेकंड में क्या होता है? जो जनरेटिव कोशिका यहाँ पे बनी थी, जो जनरेटिव सेल यहाँ पे बनी थी, वो जनरेटिव सेल 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। उसके अंदर डिवीजन होते हैं और डिवीजन करके ये जनरेटिव कोशिका 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो बॉडी सेल बनती है और दूसरा स्टेक सेल बनती है। एक बॉडी सेल बनेगी और दूसरा क्या बनेगी? स्टोक सेल बनती है। स्टोक सेल, इसे व्रंत कोशिका बोलते हैं, इसे काय कोशिका बोलते हैं। तो एक बॉडी सेल बनेगी और एक स्टोक सेल बनेगी। किससे? जनरेटिव सेल से। अब जनरेटिव सेल यहाँ पे देखो, एक ऊपर की तरफ में बॉडी सेल बना रही है और एक स्टोक सेल बना रही है। यहाँ पे एक प्रोथोलियल कोशिका है जो शुरू से चलती आ रही है, लेकिन इसमें कुछ डिवीजन नहीं होता है। अब जो बॉडी सेल होती है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। बॉडी सेल आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है और दोनों भागों से क्या बनेंगे? एंथ्रीजोइड बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। इसी से क्या बन रहा है? बॉडी सेल से 2 भागों में डिवाइड हो रही है बॉडी सेल। यही 2 भागों में डिवाइड होकर क्या बना रही है? स्पर्म या एंथ्रीजोइड बना रही है। एक एंथ्रीजोइड छोटा होता है और एक एंथ्रीजोइड बड़ा होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं गेमेटोफाइट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोफाइट बोलते हैं इसको। अब हम देखते हैं फीमेल का कोण। तो पाइनस का फीमेल का जो कोण होता है वो लगता है अपर ब्रांचेस पे। ऊपर की जो ब्रांचेस होती है या ऊपर की जो शाखाएं होती है वहां पर क्या लगेगा? फीमेल का कोण लगता है। और जो फीमेल का कोण होता है वो स्केली लीव्स के एक्सिस से बनता है। किससे बनेगा? स्केली लीव्स के एक्सिस से बनता है। बड़ा होता है, लार्ज होता है और कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। यहाँ पे हमने 1 ईयर का मैच्योर फीमेल कोण बनाया हुआ है। 1 ईयर का इसको मैच्योर होने के अंदर, मैच्योर होने में या इसको मैच्योर होने से सीड बनने तक का जो टाइम होता है, मैच्योर होने से सीड बनने का जो टाइम होता है वो 3 साल तक का टाइम होता है। 3 साल में ये मैच्योर होने के बाद में इसमें सीड बनने शुरू हो जाते हैं। पाइनस का जो फीमेल का जो कोण होता है पाइनस का फीमेल का जो कोण होता है वो स्केली लीव्स के एक्सिस से बनता है। और जिस लीफ के ऊपर ये फीमेल का कोण लगा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। जिस लीफ के बेस या आधार भाग के ऊपर ये फीमेल का जो कोण लगा हुआ रहता है उससे हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल बोलते हैं।
जो मेगास्पोर होता है उसके बेस वाले भाग पे क्या पाई जाती है, मेगास्पोरेंजिया पाई जाती है, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, एक फीमेल का कोण यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक फीमेल का कोण होता है, और ये स्केली लीव्स के एक्सिस पे 2 की संख्या में लगते हैं, 2 लगते हैं एक साथ में, स्केली लीव्स के एक्सिस पर लगता है और 2 की संख्या में लगते हैं। शुरू में ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का छोटा होता है, शुरू में ये ग्रीन कलर का होता है, छोटा होता है, और बाद में जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये रेड और ब्राउन कलर का हो जाता है। मैच्योर होने के बाद में ये बड़ा हो जाता है और कैसा हो जाएगा, रेड या ब्राउन कलर का, या ब्राउनिश रेड हो जाता है, रेड या ब्राउन कलर का। कोन को मैच्योर होने में लगभग 3 साल का टाइम लगता है। 3 साल इसको मैच्योरिंग पीरियड जो होता है वो कितना होता है, 3 ईयर होता है इसका जो मैच्योरिंग पीरियड होता है वो 3 ईयर होता है, 3 साल होता है। तीसरे साल में जो मेगास्पोरोफिल होती है वो अलग अलग दिखने लग जाती है। 3rd ईयर होता है इसका मैच्योरिंग का, जो 3rd ईयर होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो मेगास्पोरोफिल जो रहती है यहाँ पे जो पूरा ये मेगास्पोर से कवर रहता है, तो 3rd ईयर में जो मेगास्पोर रहती है वो अलग अलग हो जाती है, अलग अलग दिखने लग जाती है। इसका जब लॉन्गिट्यूड सेक्शन लेते हैं, इसका जब लंबवत काटेंगे तो इस प्रकार का इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की दिखेगी। बीच में इसका एक मेन एक्सिस, लंबा एक मेन एक्सिस होता है, इसे सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं, और चारों तरफ इसके मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट रहती है, मेगास्पोरोफिल, और उसके बेस वाले भाग में क्या लगे रहते हैं, मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 प्रकार की स्केल लीव्स पाई जाती है, एक को हम बोलते हैं ब्रेक्ट स्केल। 2 प्रकार के स्केल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक को हम ब्रेक्ट स्केल बोलते हैं और दूसरे को स्टीराइड स्केल बोलते हैं। एक को बोलेंगे ब्रेक्ट स्केल और दूसरे को क्या बोलेंगे, स्टीराइड स्केल। अंदर वाला जो भाग होता है उसके अंदर इसमें ओविलिफेरस स्केल होती है। अंदर वाले भाग के अंदर जैसे ये है तो ये ब्रेक्ट होते हैं, इसके अंदर ब्रेक्ट प्रेजेंट होते हैं, और ये नीचे वाले जो इसमें लीफ होती है उसे हम बोलते हैं स्टीराइड लीफ, और ऊपर वाले जो लीफ होती है उसे बोलते हैं फर्टाइल। ये जो लीफ होती है ये फर्टाइल होती है, और ये जो वाली जो लीफ होती है वो कैसी होती है, स्टीराइड होती है। 2 प्रकार के इसमें ब्रेक्ट होते हैं, एक को ब्रेक्ट स्केल बोलते हैं और एक को क्या बोलेंगे, ओविलिफेरस स्केल बोलते हैं। ओविलिफेरस स्केल, जो ओविलिफेरस स्केल होते हैं वो मोटे होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, मोटे और ब्राउन कलर के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेक्ट स्केल। तो जो ब्रेक्ट स्केल होते हैं वो छोटे होते हैं और ये स्केली लीव्स के एक्सिस पे लगते हैं। ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और स्केली लीव का जो एक्सिस होता है उसके ऊपर ये ब्रेक्ट स्केल जो होते हैं वो पाए जाते हैं, स्केली लीव्स के एक्सिस पे लगते हैं। इनमें एक वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, एक ही वेस्कुलर बंडल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और जाइलम जो रहता है वो ऊपर की तरफ होता है। इसमें जाइलम जो रहेगा वो कैसा होता है, ऊपर की तरफ में आ जाता है, जाइलम ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। दूसरा जो स्केल होता है उसे हम बोलते हैं ओविलिफेरस स्केल। ओविलिफेरस स्केल ये होते हैं बड़े और लार्ज होते हैं, मोटे होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, और ये काम क्या करते हैं, जो ब्रेक्ट स्केल होते हैं, ये वाले जो ब्रेक्ट स्केल होते हैं वो ओविलिफेरस स्केल को प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करते हैं। ब्रेक्ट स्केल क्या काम करेंगे, ओविलिफेरस स्केल को प्रोटेक्शन या सुरक्षा देने का काम करते हैं। और जो ओविलिफेरस स्केल होते हैं उसके ऊपर क्या लगते हैं, जो ओविलिफेरस स्केल होते हैं उसके व्रंत वाला जो भाग रहता है वहां पे इसमें ओव्यूल जुड़े हुए रहते हैं। व्रंत वाले भाग पे क्या मिलेंगे, ओव्यूल जुड़े रहते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक लॉन्गिट्यूड सेक्शन बनाया हुआ है किसका, फीमेल के कोण का लॉन्गिट्यूड सेक्शन। जब एक मेगास्पोरोफिल की स्ट्रक्चर देखेंगे, एक मेगास्पोरोफिल की जब संरचना देखेंगे तो इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखती है। अंदर 2 इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस, ये पूरा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। नीचे वाला न्यूक्लियस का जो नीचे का भाग होता है इसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, इसे क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड। और ऊपर का जो त्रिभुजाकार जो भाग रहता है उसे एपोफाइसिस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एपोफाइसिस। और इसके अंदर ये वाला जो भाग है यहाँ पे दिखाया हुआ है ओविलिफेरस स्केल, ओविलिफेरस स्केल। तो एक त्रिभुजाकार जो भाग रहता है उसे एपोफाइसिस बोलते हैं। अंदर की तरफ इसमें ओविलिफेरस स्केल, ये वाले ओविलिफेरस स्केल प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल पाए जाते हैं 2, इस तरह से 2 ओव्यूल जो रहते हैं इस तरह से। और नीचे का जो भाग रहता है वो माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है। तो ये फीमेल का जो कोण होता है, पाइनस के फीमेल का कोण। अब हम देखते हैं कि जो फीमेल कोण जो रहता है उसमें मेगास्पोरेंजिया कैसे डेवलप होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम देखते हैं। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है, या फिर मेगास्पोर से ओव्यूल कैसे बनता है। ओव्यूल का जो विकास होता है वो किससे होता है, मेगास्पोर से।
तो यहाँ पे क्या होता है, जिस लीफ के ऊपर मेगास्पोरेंजिया पाई जाती है उसे हम मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। जिस लीफ के ऊपर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। अब मेगास्पोरोफिल में हाइपोडर्मिस की कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाती है। जो मेगास्पोरोफिल होती है उसमें हाइपोडर्मिस की कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होकर डिवीजन करना शुरू कर देती है और सबसे पहले आर्किस्पोरियल सेल बनाती है। सबसे पहले क्या बनाएगी, आर्किस्पोरियल सेल। ये जो आर्किस्पोरियल सेल होती है उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे दो सेल बनती है। ऊपर की तरफ में प्राइमरी पेराइटल सेल बनती है और नीचे की तरफ में मेगास्पोर मदर सेल बनती है। जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है वो वाल बनाने का काम करती है और वाल से क्या बनेगा, आगे इंट्यूबमेंट बनता है, अध्यावरण बनता है। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो मियोसिस डिवीजन करती है और मियोसिस डिवीजन करके 4 मेगास्पोर बनाती है। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में उपस्थित रहते हैं 3 मेगास्पोर, उन्हें बोलते हैं माइक्रोपाइलर मेगास्पोर। ये तीनों मेगास्पोर खराब हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो रहता है वो फंक्शनल रहता है, क्रियात्मक रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, लोअर फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। ये तीनों खराब हो जाते हैं, ऊपर वाले तीनों मेगास्पोर खराब हो जाएंगे और ये किस क्या काम आते हैं, जो लोअर फंक्शनल मेगास्पोर होता है उसके न्यूट्रिशन के अंदर काम में आते हैं, इसके पोषण के अंदर काम में आते हैं। ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर टेट्राड बोलते हैं। पूरी एक रेखीय संरचना के रूप में ये व्यवस्थित हो जाते हैं चारों मेगास्पोर, इसे हम लीनियर टेट्राड बोलते हैं। 4 मेगास्पोर बने थे, 4 में से 3 खराब हो जाते हैं, एक जो रहता है वो फंक्शनल रहता है, क्रियात्मक होता है। अब ये जो मेगास्पोर होता है वो क्या बनाएगा, आगे ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है, बीजांड बनाता है। इसी एक मेगास्पोर से क्या बनेगा, ओव्यूल बनता है। ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है एक सिर्फ मेगास्पोर बचता है और ये जो बाहर का जो आवरण रहता है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। बहुत सारी सेल्स एक जगह इकट्ठी हो जाती है। जो हाइपोडर्मिस होता है मेगास्पोरोफिल के, हाइपोडर्मिस में लगातार डिवीजन होते हैं और डिवीजन से क्या बनता है, एक बहुत ज्यादा सेल्स एक जगह इकट्ठी हो जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस या बीजांड काय बोलते हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर ये एक मेगास्पोर जो रहता है वो प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस की या जो ओव्यूल बनता है इसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। जो ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से होती है, जैसे बाहर वाली इंट्यूबमेंट होती है तो ये 3 इंट्यूबमेंट होती है, 3 लेयर बनती है। एक सबसे बाहर की लेयर को आउटर फ्लैशी लेयर, उसके बाद में मिडल लेयर और अंदर वाली लेयर को इनर फ्लैशी लेयर बोलते हैं। इसके अंदर 2 आर्किगोनियम प्रेजेंट होती है और इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। ऊपर की तरफ जो एंड होता है उसे माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं और यहाँ पे जो हमने माइक्रोस्पोर से जो 2 बनाए थे एंथ्री जोड़, 2 एंथ्री जोड़ जो बनाए थे वो हवा के द्वारा डिस्पर्स होकर कहाँ पहुंच जाते हैं, एक न्यूक्लियस के पोलन चैम्बर के अंदर पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियस के पोलन चैम्बर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पूरा ओव्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर फ्लैशी लेयर, मिडल लेयर और इनर फ्लैशी लेयर। बीच में आर्किगोनियम होते हैं, ऊपर इसका खाली जगह रहता है जहां, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन चैम्बर बोलते हैं। जिसके अंदर आर्किगोनियम पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो एक ओव्यूल जो रहता है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट। ये यहाँ पे हमने क्या बनाया, मेगास्पोर। अब इस मेगास्पोर में जर्मिनेशन होते हैं और उससे क्या बनेगा, आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया का जो डेवलपमेंट होता है उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट का बनना। तो अब आगे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट का जो विकास होता है वो कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में। तो अभी तक हमने क्या बनाया, मेगास्पोर। एक मेगास्पोर और ओव्यूल की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है। तो एक मेगास्पोर कितने बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 में से 3 मेगास्पोर जो रहते हैं वो खराब हो जाते हैं और एक मेगास्पोर जो रहता है वो क्रियात्मक मेगास्पोर होता है, उसे फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। एक बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल या क्रियात्मक मेगास्पोर। और उसी से आगे क्या होता है, फीमेल का जो गेमेटोफाइट होता है उसका डेवलपमेंट होता है, मतलब आर्किगोनिया का विकास होता है। एक जो मेगास्पोर जो फंक्शनल होता है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शनल मेगास्पोर लिया है, क्रियात्मक मेगास्पोर। ये जो मेगास्पोर होता है इसके अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होते हैं। एक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होते हैं। फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होने का मतलब क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो अनलिमिटेड डिवीजन करता है, लगातार उसका विभाजन होता रहता है। एक जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करके क्या बनाता है, बहुत सारे इस प्रकार से न्यूक्लियस बनाता है। लगभग 2000 जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लियस के माइटोटिक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से
बनते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं और चारों तरफ। तो यहाँ पे ये एक जो मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस डिवीजन कर रहा है और क्या बना रहा है, लगभग 2000 न्यूक्लियस बनाता है। अब ये जो न्यूक्लियस बनते हैं, ये जो न्यूक्लियस होते हैं, इनके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, भित्ति नहीं पाई जाती है। मतलब ये कैसे होते हैं, विदाउट वॉल होते हैं। ये कैसे होते हैं, विदाउट वॉल। अब ये जो न्यूक्लियस होते हैं, ये सारे के सारे जो न्यूक्लियस होते हैं, ये परिधि की ओर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। जो पेरिफेरल जो रीजन रहता है, पेरिफेरल जो रीजन रहता है, परिधि वाला जो भाग होता है, वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो बीच में क्या होगा, एक बड़ी सी वैक्यूल बन जाती है। इस तरह से सारे के सारे न्यूक्लियस परिधि की ओर जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और बीच में क्या बन जाती है, एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है, वैक्यूल बन जाती है। अब ये जो न्यूक्लियस होते हैं, ये अब इनमें क्या होगा, वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, इनमें भीति बनने शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से सारे के सारे जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें वॉल का फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से एक सेल्यूलर मास बन जाता है, कोशिकाओं का एक सेल्यूलर मास बन जाता है। सभी न्यूक्लियस से क्या होगा, एक सेल्यूलर मास बन जाता है। बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी हो जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर मास बोलते हैं। ये जो सेल्स होती है कौन सी होती है, पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है। मृदुत्व की कोशिकाएं होती है, पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है। अब इन सेल्स में से कोई भी जो परिधि की जो कोई भी एक कोशिका होती है, ये जो सेल्स हैं, इनमें परिधि की कोई भी एक सेल, पेरिफेरल रीजन की कोई भी एक कोशिका एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होकर सबसे पहले डिवीजन शुरू कर देती है। यहाँ पे परिधि की कोई भी एक सेल एक्टिव हो जाएगी और एक्टिव होकर डिवीजन शुरू कर देती है। और डिवीजन से क्या बनता है, एक सेल बनती है, सबसे पहले एक कोशिका बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनियल इनिशियल सेल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनियल इनिशियल सेल बोलते हैं। ये जो आर्किगोनियल इनिशियल सेल होती है, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, परिणत विभाजन होते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे दो सेल्स बनती है। ऊपर की तरफ में प्राइमरी कवर सेल बनती है और नीचे की तरफ में सेंट्रल सेल बनती है। ऊपर की तरफ क्या बनेगी, प्राइमरी कवर सेल, और नीचे की तरफ में सेंट्रल सेल बनती है। ये जो प्राइमरी कवर सेल होती है, ये 3 बार डिवीजन करती है, इसमें 3 बार विभाजन होते हैं और क्या बनता है, 8 कोशिकाओं का एक नेक बन जाता है। इस तरह से ऊपर की तरफ में क्या बनता है, 8 कोशिकाओं का एक नेक बनता है। 4-4 कोशिकाएं एक टायर के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। 4-4 जो सेल्स होती हैं कि टायर के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं और 8 कोशिकाओं का नेक बनता है। जो सेंट्रल सेल होती है वो डिवीजन करके क्या बनाती है, आर्किगोनिया का ये बाहर वाला जो जैकेट होता है, जो बाहर का तरफ का जो जैकेट होता है, इसे आर्किगोनियल जैकेट बोलते हैं। और ये कौन बनाता है, सेंट्रल सेल। तो ये आर्किगोनियल जैकेट बनाती है, दूसरा वेंट्रिकल सेल बनाती है और एक बनाती है एग सेल। सेंट्रल सेल डिवीजन करके 3 सेल्स बनाती है, एक आर्किगोनिया का जैकेट, वेंट्रिकल सेल और एग सेल। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये है तो 8 कोशिकाओं का नेक बन गया, ये वेंट्रिकल सेल हो गई और ये क्या हो गया, एग सेल। ठीक है, अब जो सारी की सारी जो सेल्स होती हैं, जैसे वेंट्रिकल सेल थी, ये जैकेट था, वेंट्रिकल सेल, जैकेट, और ये बीच वाली जो सेल्स रहती हैं, ये सब डी जनरेट हो जाते हैं, खराब हो जाती हैं। ये सारी सेल्स क्या हो जाती है, डी जनरेट या खराब हो जाती है। और सिर्फ क्या बचता है, जो एग सेल होती है, जो एग सेल होती है उसमें से सिर्फ एग बचता है। ये क्या बचता है, सिर्फ एक एग बचता है। और ये सेल जो वेंट्रिकल सेल थी, ये डी जनरेट हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, और क्या बचता है, ये ऊपर की तरफ में 8 कोशिकाओं का नेक बचता है। ठीक है, ये नेक रह गया, वेंट्रिकल सेल खराब हो जाती है और सिर्फ एग सेल बाकी रहती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। इसे हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनिया बोलते हैं। अब यहां तक का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। यहां तक आर्किगोनिया का बनना, यहां तक का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। अब क्या होगा, हमने माइक्रोस्पोर बनाया, माइक्रोस्पोर से एंथ्रीजोइड्स बनाए हैं, मतलब मेल गेमेट बनाए हैं। और हमने फीमेल का जो कोण था वो भी पढ़ा है। फीमेल का गेमेट, फीमेल से क्या बनाए थे हमने, फीमेल कोण से मेगास्पोर बनाए थे, मेगास्पोर से हम क्या बना रहे हैं, गेमेटोफाइट बना रहे हैं। अब यहां तक जो है आर्किगोनिया बन गई और क्या बन गया, एंथ्रीजोइड्स बन गए। अब हमने पढ़ा था कि इस प्रकार से माइक्रोस्पोर, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से क्या बनता है, ओव्यूल का निर्माण होता है। मेगास्पोर से क्या बनता है, ओव्यूल। यहाँ पे जो ओव्यूल का जो ऊपर वाला जो भाग रहता है उसे हम पोलन चेम्बर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेल के जो गेमेट होते हैं वो आकर इकट्ठा हो जाते हैं, इनमें से पोलन ट्यूब निकलती है। नीचे की तरफ में क्या बना, आर्किगोनिया। अभी जो हमने बनाया ये कहाँ पे है, इस ओव्यूल के अंदर। ये नीचे की तरफ में क्या है, आर्किगोनिया। तो इनमें से पोलन ट्यूब निकलती है, मेल गेमेट में से पोलन ट्यूब निकलती है। और ये जो गेमेट होते हैं ये कहाँ जाते हैं, आर्किगोनिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं।
ये मेल गेमेट कहाँ आएंगे, आर्किगोनिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं। और मेल गेमेट और फीमेल का जो एग था, एंथ्रीजोइड्स और एग आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन। मतलब मेल गेमेट और जो फीमेल का जो एग था वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, निषेचित होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, द्विगुणित युग्मक बनाते हैं। अब ये क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है। और ये जो जाइगोट है ये आगे जाकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिप्लॉइड जाइगोट है, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, डिप्लॉइड जाइगोट। ये जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है इसमें 2 बार माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 माइटोटिक इसके अंदर डिवीजन होते हैं। 2 से कितनी सेल्स बनती है, 4 सेल्स। इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं और 4 सेल्स बनती है, 4 न्यूक्लियस स्टेज आती है। इस 4 न्यूक्लियस के अंदर फिर से डिवीजन होता है, 4 से कितने बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बनते हैं, 8 न्यूक्लियस बनते हैं, 4 की लेयर बन जाती है। ऊपर के जो 4 न्यूक्लियस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनकम्प्लीट, और नीचे के जो 4 न्यूक्लियस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंप्लीट। जो इनकम्प्लीट होते हैं उनके चारों तरफ वाल का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि जो कंप्लीट वाले जो होते हैं उनके चारों तरफ वाल का फॉर्मेशन होता है। ये जो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होते हैं ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पार्ट नहीं लेते हैं, जबकि ये जो नीचे वाले ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर पार्ट लेते हैं। और ये साथ में क्या काम करते हैं, फूड मटेरियल सप्लाई करने का काम करते हैं। भ्रूण को, जो एम्ब्रियो होता है उसको फूड मटेरियल सप्लाई करने का काम करते हैं। अब जो नीचे वाले 4 होते हैं, नीचे वाले जो 4 न्यूक्लियस होते हैं ये वाले, उनके अंदर फिर से क्या होता है, डिवीजन होता है। न्यूक्लियस में नीचे के 4 न्यूक्लियस जो रहते हैं उनमें फिर से डिवीजन होता है, और डिवीजन से फिर कितने बनते हैं, 16। 4 की इस तरह से लेयर बन जाती है, इस तरह से 4 की लेयर बन जाती है, 4 लेयर बनती है, इस तरह से 4 लेयर बन जाती है, इसमें 4 लेयर बनती है। तो फर्स्ट जो 4 सेल्स होती हैं, फर्स्ट जो 4 सेल होती है उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिटिव टायर। मतलब 4 कोशिकाओं के टायर के रूप में ये व्यवस्थित हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट जो 4 सेल्स होती है उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिटिव टायर। ये क्या काम करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करती है। सेकंड वाली जो 4 सेल्स होती है, ये वाली जो 4 सेल्स होती हैं इसे बोलते हैं रोजेट टायर। इसे क्या बोलेंगे, रोजेट टायर। ये भी क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। थर्ड जो 4 सेल होती है, थर्ड की जो 4 सेल्स होती है उन्हें हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर। ये क्या बनाता है, निलंबक। ये काम क्या करता है, निलंबक बनाता है, सस्पेंसर बनाता है, निलंबक बनाता है। सस्पेंसर बनाएगा, निलंबक बनाएगा। लास्ट की जो 4 सेल्स होती है, फोर्थ नीचे की जो 4 सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल टायर। वो क्या काम करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। भ्रूण का जो निर्माण होता है, एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे बनता है, लास्ट की जो 4 सेल्स होती है वो ही भ्रूण का निर्माण करती है। तो जो सेल्स होती है इनमें लगातार डिवीजन चलता रहता है। ये जो सेल्स होती हैं इनमें लगातार डिवीजन चलता रहता है। तो ऊपर की तरफ में 2 टायर इकट्ठे हो जाते हैं, न्यूट्रिटिव टायर और रोजेट टायर। इस तरह से दोनों टायर, ऊपर की तरफ में दोनों टायर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिटिव टायर और रोजेट टायर बोलते हैं। बाकी के जो 2 टायर होते हैं, थर्ड सेल सस्पेंसर वाला जो भाग होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है और कोल्ड हो जाता है। सस्पेंसर वाला जो भाग रहता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा लंबा। सस्पेंसर की जो सेल्स होती हैं वो लगातार बहुत ज्यादा डिवीजन करती हैं और डिवीजन करके इस तरह से लंबाई में बढ़ जाती है, लंबाई उनकी ज्यादा हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर। जो 4th सेल्स होती है वो क्या काम करती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। तो जो एम्ब्रियो, जो सस्पेंसर का जो लास्ट वाला जो भाग होता है, लास्ट का जो एंड होता है, वहां पर क्या बन जाते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। वहां पे क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। और सस्पेंसर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, इलोंगेशन सस्पेंसर। ये आगे डिवीजन करता है, ये वाला पार्ट आगे डिवीजन करता है और सेकंड सस्पेंसर बनाता है, द्वितीयक निलंबक बनाता है। सेकंड सस्पेंसर या द्वितीयक निलंबक। और ये चारों, ये पूरा जैसे लंबाई में बढ़कर कोइल्ड हो जाता है, पूरा ऐसे आपस में गोलाकार कोइल्ड फॉर्म में हो जाता है, कोल्ड हो जाता है चारों तरफ। और उसके जो आगे वाले जो पार्ट होते हैं वहां पर क्या लगते हैं, फिर वहां पे नीचे की जो सेल्स होती है, ये जो नीचे वाली जो सेल्स होती हैं ये लगातार डिवीजन करती है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, भ्रूण बनाती है।
जैसे ओवल जो लगभग क्या होता है, ओवल सस्पेंसर सेल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सभी जो सस्पेंसर की कोशिकाएं होती है वो एक दूसरे से अलग हो जाती है। एंड ईच सेल डेवलप एम्ब्रियोज एट देयर एपेक्स, और इनके जो प्रत्येक जो कोशिका होती है उसके एपेक्स वाले भाग पे क्या लगते हैं, एम्ब्रियो। क्या एपेक्स वाले भाग पे क्या बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। 4 एम्ब्रियो बनते हैं, 4 एम्ब्रियो आगे सस्पेंसर वाला जो भाग होता है उसके आगे 4 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इस जो प्रोसेस होती है, इस जो एम्ब्रियो का जो बनना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, क्लीवेज। तो एक जो एम्ब्रियो होता है वो ही एक्टिव होता है, बाकी 3 जो एम्ब्रियो रहते हैं वो एक्टिव नहीं होते, लेकिन ये इसके अंदर इसका डेवलपमेंट जरूर होता है। एक एम्ब्रियो उसी से आगे फिर क्या बनता है, आगे प्लांट और सीड वगैरह बनते हैं। इसी से आगे क्या बनेंगे, सीड बनता है, सीड से फिर प्लांट बनेगा। ये जो अवस्था होती है उससे हम क्या बोलते हैं, पोली एम्ब्रियोनी अवस्था बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे एम्ब्रियो एक साथ बनते हैं। जैसे 4 एम्ब्रियो इसके अंदर बन रहे हैं लेकिन काम एक ही आ रहा है, लेकिन इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, पोली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। अब आगे हम देखेंगे, यहां तक हमारा क्या हुआ, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है इससे। ये जो एम्ब्रियो होता है उसी के अंदर प्ल्यूमुल होता है, उसी के अंदर रेडिकल होता है, उसी के अंदर कोटाइल वाला रीजन होता है। तो ये जो एम्ब्रियो होता है इसी से फिर आगे क्या बनेगा, सीड का फॉर्मेशन होता है, बीज बनता है। अब हम देखेंगे आगे एम्ब्रियो से सीड कैसे बनता है और सीड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड, जो बीज होता है उसकी संरचना कैसे होती है। तो जो एम्ब्रियो बना था, जो भ्रूण बना था, वो जो मैच्योर हो जाता है, भ्रूण जब मैच्योर हो जाता है, एम्ब्रियो मैच्योर होने के बाद में क्या बनाता है, सीड का फॉर्मेशन करता है, सीड बनाता है। और सीड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सीड का जो बाहर का जो आवरण होता है, सीड का बाहर का जो कवर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सीड कोट। अंदर इसके एम्ब्रियो पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है। अंदर क्या मिलेगा, एम्ब्रियो। और बाहर वाला जो पार्ट है, बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म कहलाता है। बाहर का जो भाग है वो एंडोस्पर्म कहलाता है। तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो सीड कोट होती है, उसके अंदर में एंडोस्पर्म, और बिल्कुल सेंटर में क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो या भ्रूण पाया जाता है। ये जो एम्ब्रियो होता है उसका ऊपर का भाग कोटिलीडोन्स यानी कि बीज पत्र होते हैं, और नीचे का भाग, ये कोटिलीडोन के ठीक नीचे इसमें प्ल्यूम्यूल होता है। प्ल्यूम्यूल का मतलब प्रांकुर पाया जाता है। नीचे का जो भाग रहता है वो हाइपोकोटाइल यानी कि बीज पत्राधार कहलाता है, और सबसे नीचे जो पार्ट होता है वो रेडिकल यानी कि मूलांकुर पाया जाता है। जैसे जैसे हाइपोकोटाइल वृद्धि करता है, मूलांकुर से रेडिकल से क्या बनेगा, रेडिकल से रूट बनती है। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट। प्ल्यूम्यूल क्या बनाता है, सूट। प्ल्यूम्यूल सूट बनाता है। अब जैसे जैसे हाइपोकोटाइल वाला रीजन वृद्धि करता है या ग्रोथ करता है, ये वाला जब भाग ग्रोथ करता है तो जो कोटिलीडोन्स होते हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है, ये मैच्योर कहाँ होता है, ओव्यूलिफेरस स्केल जो होती है, ओव्यूलिफेरस जो लीफ थी या जो स्केल पाई जाती है वहां पर ये सारा ये मैच्योर होता है, और इसमें बीजों का निर्माण होता है, बीज का फॉर्मेशन होता है, बीज बनना इसमें शुरू हो जाते हैं। 2 इसमें बीज बनते हैं, 2 सीड बनते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, विंग्स पाए जाते हैं, पंख इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो पंख होते हैं वो डिस्पर्सल के अंदर इसको हेल्प करते हैं, प्रकीर्णन में इसको सहायता करते हैं, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो कैसा होता है, सीधा। एम्ब्रियो इरेक्ट होता है, सीधा होता है। एम्ब्रियो में क्या क्या होते हैं, रेडिकल पाया जाता है, प्ल्यूम्यूल पाया जाता है, हाइपोकोटाइल, कोटिलीडोन और एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। एंडोस्पर्म जो रहता है वो न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। सीड कोट जो रहता है वो इंट्यूबमेंट से, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ओव्यूल का। तो सीड कोट किससे बनता है, जो इंट्यूबमेंट या जो अध्यावरण थे उनसे सीड कोट का फॉर्मेशन होता है। जैसे आउटर फ्लैशी लेयर होती है, इनर फ्लैशी लेयर होती है, वो क्या बनाती है, सीड कोट बनाते हैं। और विंग्स जो रहते हैं वो डिस्पर्सल में इसको हेल्प करते हैं, प्रकीर्णन में इसकी सहायता करते हैं। अब ये जो सीड होते हैं, सीड में जर्मिनेशन होता है, सीड अंकुरित होते हैं, और अंकुरण के बाद में इसमें से क्या बनता है, प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब हम देखते हैं पाइनस के अंदर जो सीड बना था, जो बीज बना था, उसका जर्मिनेशन कैसे होता है, अंकुरण कैसे होता है। तो सीड का जर्मिनेशन जो होता है वो एपीजियल टाइप का होता है। एपीजियल का मतलब होता है कि भूमि के ऊपर के भाग में वृद्धि करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपीजियल बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सीड होता है, ये सीड होता है, सीड का जो बाहर का जो कोट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं।
तो ये जो सीड कोट होता है ये अब्जॉर्ब करता है क्या, नमी, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के बाद में इसकी जो बाहर की जो लेयर होती है वो फट जाती है। बाहर की जो लेयर होती है वो क्या होगी, फट जाती है। इसकी बाहर की जो लेयर होती है सीड कोट जो होता है इसका फट जाएगा। सीड कोट फटने के बाद में जो रेडिकल वाला जो पार्ट होता है, रेडिकल वाला जो पार्ट होता है वो नीचे की ओर, जैसे मान लो ये भूमि का सरफेस है तो रेडिकल जो होता है वो नीचे की ओर में ग्रोथ करता है, और जो प्लूम्यूल वाला जो पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ में ग्रोथ करता है। प्लूम्यूल ऊपर की तरफ में ग्रोथ करेगा और रेडिकल नीचे की तरफ में ग्रोथ करता है। प्लूम्यूल के साथ साथ में हाइपोकोटाइल की भी वृद्धि होती है। प्लूम्यूल के साथ साथ में हाइपोकोटाइल हाइपोकोटाइल वाला जो भाग होता है उसकी भी ग्रोथ होती है। हाइपोकोटाइल साथ साथ में क्या करता रहता है, ग्रोथ करता है। और जो कोटिलीडोन्स जो रहते हैं, कोटिलीडोन्स बीज पत्र जो रहते हैं वो भी भूमि के, वो भी क्या होते हैं, प्लूम्यूल जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, प्लूम्यूल जैसे जैसे ग्रोथ करता है तो साथ साथ में कोटिलीडोन जो रहते हैं वो भी ऊपर की तरफ में वृद्धि करते हैं। कोटिलीडोन, ये क्या है, कोटिलीडोन, कोटिलीडोन, और ये बीच में क्या है, प्लूम्यूल, और ये रेडिकल, रेडिकल क्या बनाता है, ये रूट बनाएगा, और ये प्लूम्यूल आगे ग्रोथ करके क्या बनाता है, सूट बनाता है। प्लूम्यूल आगे ग्रोथ करके सूट बनाता है और रेडिकल जो है वो रूट बनाने का काम करता है। तो जैसे जैसे प्लूम्यूल ऊपर ग्रोथ करता है कोटिलीडोन जो रहते हैं वो भी साथ साथ में वृद्धि करते हैं, और धीरे धीरे जैसे प्लूम्यूल डेवलप होता जाता है वैसे वैसे इसमें स्पाइरली जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती है वो स्पाइरली अरेंज होती रहती है, चारों तरफ इसके स्पाइरली लीफ अरेंज होती है। तो इस प्रकार से ये जो प्लांट होता है वो ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, डेवलप होता है, और इससे नया जो प्लांट होता है वो विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो पाइनस का जो चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। थैंक यू।